अगर आपने मिथिलेश एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें ताकि आपको सभी वीडियो समय पर मिल सकें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मिथिलेश एकेडमी पर। आज हम लोग सीटेट जुलाई 2026 के लिए पर्यावरण अध्ययन ईवीएस जो आपका क्लास 3 से क्लास 5 तक की किताब से पूछी जाती है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 की एनसीईआरटी ईवीएस को पढ़ेंगे। देखिए, ईवीएस में पेडागोजी और कंटेंट दोनों से मिलाकर आपका 30 नंबर की प्रश्न पूछी जाती है, जिसमें आपका पेडागोजी और कंटेंट ये दोनों जो क्वेश्चन आपकी जो बनाई जाती है वह एनसीईआरटी की क्लास 3 से क्लास 5 तक की किताबों से आपकी क्वेश्चन बनाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और इससे बाहर आपको इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि हमने इस वीडियो में हर एक चीज को आपके सामने निचोड़ कर लाया हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है आपका असम की बात किया जाए तो असम में जो पुल बने होते हैं, तो असम में जो पुल होते हैं, आप जानते हैं कि असम में बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो असम में भारी बारिश के बीच वहां के जो बच्चे होते हैं स्कूल जाने वाले, वह बांस के बनी पुल को पार करके स्कूल जाते हैं। तो बांस से बनी पुल यह कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका असम राज्य में, क्योंकि असम राज्य में ज्यादा बारिश होती है। तो वहां के जो बच्चे होते हैं स्कूल जाने के लिए बांस से बनी पुल को पार करके स्कूल जाते हैं। तो बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी आ जाती है। तो इस टॉपिक को आप लोग समझ गए। अब आइए बात करते हैं केरल के बारे में। देखिए, केरल की बात जब आपसे कोई पूछे तो आप सीधा बताइए। केरल की बात जब आए तो केरल में जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जब जाते हैं तो केरल में लकड़ी से बनी छोटी नाव होते हैं जिसको बल्लम कहते हैं। ठीक है, केरल में लकड़ी से बनी छोटी नाव को वल्लम कहा जाता है और उसी बल्लम में यानी उसी नाव जिसको बल्लम कहते हैं उसी में बैठ करके बच्चा जो है नदी पार करके स्कूल जाता है। क्वेश्चन पूछा भी गया था कि केरल में चलने वाली लकड़ी से बनी छोटी नाव को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, वल्लम। क्या कहते हैं? वल्लम कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। अगला है आपका टॉपिक, मैदानी इलाकों में सीमेंट, ईंट और लोहे के सरियों से मजबूत पुल बना होता है। अब देखिए, बात किया जाए लद्दाख की बात करें हम लोग तो देखिए, लद्दाख यहां आप पिक्चर में देख सकते हैं, यह टोली है और स्कूल पहुंचने के लिए जो लद्दाख के जो बच्चे होते हैं स्कूल पहुंचने के लिए हर रोज क्या करता है? नदी को पार करना होता है। तो वहां के जो बच्चे होते हैं खूब चौड़ी और गहरी नदी को पार करने के लिए क्या करता है? लोहे की रस्सी से बंधी एक क्या होता है? आपका ट्राली होती है। ठीक है, तो नदी पार करने के लिए क्या है? मजबूत लोहे की रस्सी से टोली बंधी होती है और यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बांधी रहती है। टाली जो होता है लकड़ी से बना झूला होता है और यह पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है और 4-5 बच्चे जो होता है इस टाली में बैठकर क्या है? नदी पार करके स्कूल जाता है। तो यह बात कहाँ का है? आपका लद्दाख की है। तो लद्दाख में जो बच्चे जो होते हैं वो स्कूल कैसे जाते हैं? तो ट्राली में बैठ करके, और वह ट्राली जो होता है वह मजबूत लोहे की रस्सी से बंधी होती है और उसकी जो पुली होती है वह क्या है? रस्सी पर सरकती है और 4-5 बच्चे जो होते हैं उस ट्राली पर बैठ करके और कहाँ पहुंचते हैं?
स्कूल पहुंचते हैं। तो लद्दाख की बात किया जाए तो लद्दाख गहरी नदी पार करने के लिए वहां के जो बच्चे होते हैं पुली पुली और लकड़ी के ट्रॉली में एक साथ चार पांच बच्चे बैठ करके नदी को पार करता है। कहां पर? आपका लद्दाख में। अब बात किया जाए आपका राजस्थान की, तो आप जानते हैं कि राजस्थान में क्या है, ज्यादा गर्मी गिरती है। तो ज्यादा गर्मी गिरती है तो वहां जो है रेगिस्तानी इलाका है। तो रेगिस्तानी इलाका आप जानते हैं कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो वहां के जो लोग होते हैं वह सवारी के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ऊंट गाड़ी का उपयोग करते हैं। किसका? आपका ऊंट गाड़ी का उपयोग करते हैं। तो वहां के जो बच्चे होते हैं तपती रेत में स्कूल पहुंचने के लिए इसी ऊंट गाड़ी पर बैठकर के स्कूल जाते हैं। कहाँ की बात है आपका? तो ये आपका बात है राजस्थान की बात है। चलिए अब अगला टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक, उत्तर की पहाड़ियां ताजी बर्फ में पैर धंसते हैं और जमी हुई बर्फ पर फिसलने का डर होता है। जो ताजी बर्फ होती है उसमें क्या है, आप पैर को रखिएगा तो धंस जाएगा और जमी हुई बर्फ पर पैर फिसलने का डर होता है। उत्तराखंड में क्या है, ऊबड़ खाबड़ पथरीली रास्ते आपका जो है ना पाए जाते हैं। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ पथरीली रास्ते कहाँ आपका है? ये आपका उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है। अब ये देखिए यहाँ पर एक दूसरा टॉपिक आपका जुगाड़ गाड़ी। देखिए जुगाड़ गाड़ी जो है आपका ये चलता है आपका गुजरात में। कहाँ चलता है? आपका गुजरात में चलता है जुगाड़ गाड़ी। और यह इसकी जो बनावट होती है जुगाड़ गाड़ी की, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। देखिए जुगाड़ गाड़ी की जो बनावट है, आगे से जो लगा है इसमें, आगे से मोटर बाइक की तरह यह दिखती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से यह बना होता है। जैसे देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से, आगे जो है यह मोटरसाइकिल है और पीछे से जो बच्चे इसमें बैठे हुए हैं यह लकड़ी से बना फट्टों से ये बना हुआ है। ठीक है, और इसी में बच्चे बैठ करके कहाँ जाता है? आपका गुजरात में पढ़ने जाता है। ठीक है, तो गुजरात के जो बच्चे होते हैं इसी जुगाड़ गाड़ी में बैठ करके स्कूल जाते हैं। और यह जो जुगाड़ गाड़ी है यह कहाँ चलती है? तो आपका चलता है गुजरात में। और यह जुगाड़ गाड़ी की बनावट कैसी होती है? तो आगे से मोटरसाइकिल की तरह दिखती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से यह बनी होती है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। मैदानी इलाकों की बात किया जाए तो मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी बारिश या धूप से बचने के लिए छतरियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैदानी इलाकों में क्या है आपका, बैलगाड़ी का उपयोग करके लोग जो है ना एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपका बार बार पूछा जाता है हर साल, हाथी। इससे प्रश्न न बने ऐसा हो नहीं सकता है, हर साल क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। देखिए हाथी की जब बात किया जाए तो सबसे शुरुआत करते हैं हाथी की भोजन से। तो हाथी की भोजन जो होती है, हाथी जो है एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां को खा लेता है। हाथी की जो भोजन होती है, एक दिन की जो भोजन होती है 100 किलो यानी 1 क्विंटल से ज्यादा पत्ता और झाड़ियां को खा लेता है। कौन? हाथी। इस बात को आपको याद रखना है। हाथी जो है वह बहुत कम आराम करता है। ठीक है, हाथी जो है वह बहुत ही कम आराम करता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। और यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी जो है उसकी जो नींद, हाथी की नींद की जब बात किया जाए तो वह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। हाथी की भोजन तो आपको बताए कि हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम यानी 1 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियां को खा लेता है। और जब इसकी नींद की बात किया जाए, स्लीपिंग की यानी सोने की बात किया जाए, तो हाथी जो है एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक है, क्लियर है। देखिए अब आगे है हाथी की कान के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो हाथी की जो कान होती है वह पंखे की तरह होती है। जैसे देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये हाथी है और हाथी की जो कान है ये चौड़ा कान है। ठीक है, तो चौड़े कान है यानी हाथी की कान जो है ये पंखे की समान है। और इसी चौड़े कान को हिला करके क्या करता है, कान को हिला करके हाथी हवा करता है। ठीक है, तो हाथी की कान जो होती है वो पंखे जैसे होती है। क्वेश्चन पूछा भी गया था कि एग्जाम में
कि किसके कान पंखे जैसे होती है, तो हाथी की जो कान होती है वो पंखे जैसे होती है। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसकी कान जो होती है वो पंखे जैसी होती है। गर्मी लगने पर यह अपने कान को हिला करके क्या करता है, हवा करता है। अब देखिए हाथी की पसंदीदा खेल की बात किया जाए तो हाथी, आप जानते हैं कि हाथी जो है वह कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है। हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना बहुत ही पसंद है, क्योंकि इससे क्या होता है, उसको कीचड़ और पानी में खेलने से उसकी शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। इसलिए हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, यानी उसको बहुत पसंद है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो हाथी से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो आपको याद रखना है, हाथी जो है एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। यह केवल एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। इसकी कान पंखे जैसे होती है। हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है। इससे क्या है, उसके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। तो इतना बात को आपको याद रखना है। चलिए और पढ़ते हैं इसके बारे में, हाथी के बारे में। अब देखिए हाथी के झुंड के बारे में पढ़ते हैं, हाथी के झुंड, ठीक है। हाथी के झुंड के बारे में पढ़े तो देखिए हाथी के झुंड के बारे में यहां से क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, हाथी के झुंड के बारे में। हाथी के झुंड के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है, हाथी के झुंड में केवल हथनिया और बच्चे ही रहता है। हाथी के झुंड में केवल हथनिया और बच्चे ही रहता है। उसके झुंड में जो नर हाथी होता है ना, वह नहीं रहता, केवल हथनिया और उसके बच्चे, ठीक है। केवल हथनिया और उसके बच्चे रहते हैं हाथी के झुंड में। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, ये झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी है, यही पूरी झुंड की लीडर होती है, यानी झुंड की नेतृत्वकर्ता होती है। जो झुंड की सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है वह पूरे झुंड की क्या होती है, लीडर होती है, नेतृत्वकर्ता होती है, ठीक है। तो हाथियों के झुंड में केवल हथनी और उसके बच्चे होते हैं, और जो बुजुर्ग हथनी होती है, जो बूढ़ी हथनी होती है, वह पूरे झुंड की नेता होती है, ठीक है। इस बात को याद रखना है। हाथी 14 से 15 साल, हाथी 14 से, हाँ, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है, और एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। एक झुंड में, यानी हाथी की एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बाकी उससे क्या होता है, बच्चे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हाथी के झुंड में कितने हथनियां और उसके बच्चे होते हैं, तो 10 से 12। 10 से 12 न देकर के वहां से आपसे गलत पूछेगा 20 से 25, ठीक है। तो याद रखना है, हाथी के झुंड में जो है 10 से 12 हथनियां और क्या होता है, बाकी बच्चे होते हैं, ठीक है। तो एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, ठीक है। हाथी जो होता है, जो नर हाथी जो होता है, 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है। उसके बाद क्या करता है, वह झुंड को छोड़ देता है और अकेले रहता है, या अपने नर हाथी के समूह में रहता है, ठीक है। तो जो नर हाथी होता है वह झुंड में कभी नहीं रहता है। जब उसकी उम्र 14 से 15 साल हो जाती है नर हाथी का, तो वो अपने झुंड को छोड़ करके अकेले घूमता है, या अपने समान नर हाथी के समूह में रहता है, ठीक है। तो समझ गए ना, हाथियों के झुंड में केवल हथनिया और उसके बच्चे रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और उसके बच्चे होते हैं। जब नर हाथी का एज 14 से 15 साल तक हो जाती है, तो उसके बाद वह क्या करता है, झुंड को छोड़ देता है और वह अकेले घूमता है, या अपने नर हाथी के समूह में वह रहता है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। तो नर हाथी 14 से 15 साल की उम्र में झुंड छोड़कर क्या करता है, अकेले रहता है, या अपने समान नर हाथी के समूह में रहता है, ठीक है। इतना बात को आपको याद रखना है, बार बार पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में, तो इसलिए आपको याद रखना है। और 3 महीने के जो हाथी का जो वजन होती है वह कितना होता है, तो देखिए 3 महीने के हाथी का जो वजन होता है वह 200 किलोग्राम होता है, 200 किलोग्राम। 3 महीने की हाथी का जो बच्चा होता है, तो 3 महीने के हाथी के बच्चा का वजन जो होता है वह कितना होता है,
तो 2 क्विंटल यानी 200 किलोग्राम होती है। इस बात को भी याद रखना है आपको, ठीक है। हर एक पॉइंट को आपको याद रखना है। हम हर एक चीज को अच्छे से 2-3 बार रिपीट करके बोल रहा हूं, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो 3 महीने के हाथी का जो वजन होती है, 3 महीने के हाथी का जो बच्चा होता है उसकी वजन कितनी होती है, तो 200 किलोग्राम यानी 2 क्विंटल होती है, ठीक है। और जब 14 से 15 साल जब हाथी के जो बच्चा होता है 14 से 15 साल का हो जाती है, तो नर हाथी जो होता है वह झुंड को छोड़ देता है और अकेले घूमता है, ठीक है। इस बात को याद रखना है। यानी हाथी के झुंड जो होती है वह मातृसत्तात्मक होती है, उसमें कोई पुरुष नहीं होता है, यानी नर हाथी उसमें नहीं होती है, सिर्फ मादा हाथी रहता है ग्रुप में। उसके बाद जो नर हाथी होती है, जो नर हाथी होता है वह 14 से 15 साल के बाद क्या करता है, वह ग्रुप को झुंड को छोड़ देता है और अकेले घूमता है, ठीक है। इस बात को याद रखना है। यानी बेटा जो है झुंड में नहीं रहेगा, जो बेटी यानी जो नर हथनियां होती है वह झुंड में रहता है। यानी 14 से 15 साल के बाद जो नर हाथी होता है वह ग्रुप को छोड़ देता है। चलिए अब अगला चलते हैं। और मुसीबत आने पर क्या करता है, सभी हाथी एक दूसरे को मदद करता है, ठीक है। भले ही नर हाथी समूह से अलग हो जाता है, लेकिन जब जरूरत पड़ता है, जब मुसीबत पड़ता है, तो सभी हाथी जो है एक दूसरे को मिलकर के क्या करता है, मदद करता है मुसीबत आने पर, ठीक है। तो मुसीबत आने पर सभी हाथी एक दूसरे की क्या करता है, मदद करता है, सहायता करता है। तो जितना भी आपको बताए हर एक पॉइंट को याद रखिएगा। यह बहुत ही शानदार नोट्स है, मैंने इसको बनाया हूँ। एनसीईआरटी क्लास 4 की किताबों से हर एक टॉपिक को निचोड़ा हूं। यदि यह नोट्स आपको चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, या मेरा चैनल पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से व्हाट्सएप मुझे करके आप इस नोट्स को ले सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको यह नोट्स में बिल्कुल आपको फ्री दे सकता हूं, कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री। चलिए अगला टॉपिक को पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका, देखिए क्वेश्चन एक पूछा भी गया था आपके एग्जाम में, बगुला जो है, भैंस के पीठ पर बगुला क्यों बैठता है, भैंस के पीठ पर बगुला क्यों बैठता है। देखिए इस दोनों के बीच में सहजीविता का संबंध है, ठीक है। क्या क्या चीज का संबंध है, सहजीविता का संबंध है। आखिर होता क्या है कि बगुला भैंस के पीठ पर बैठकर कीड़ा मकोड़ों को खाता है। जैसे आप देख सकते हैं, यह बगुला जो है भैंस की पीठ पर बैठा हुआ है, तो इसके पीठ पर बैठकर के कीड़े मकोड़ों को खाता है। भैंस की खाल पर मौजूद जो मक्खियां होती है या टिड्डे होती है या अन्य परजीवी जो होती है, उसको बगुला खाता है, जिससे बगुला का पेट भरता है, ठीक है। बगुला कीड़े खाकर भैंस को कीड़े से बचाता है, और भैंस को आराम मिलता है। बगुला को क्या है, कीड़े खाकर के भोजन मिलता है और भैंस को कीड़ों से मुक्ति मिलती है। तो ये दोनों के बीच में क्या है, क्या चीज का संबंध है, सहजीविता का संबंध है, समझ गए। तो इसलिए बगुला जो है भैंस के पीठ पर बैठा रहता है, समझ गए कारण। फिर से मैं रिपीट करके समझा देता हूं, बगुला भैंस के पीठ पर क्यों बैठा रहता है। तो इसका कारण है कि देखिए, बगुला भैंस के पीठ पर बैठकर कीड़े मकोड़ों को खाता है। भैंस की खाल पर मौजूद मक्खियां जैसे आपका टिड्डा या अन्य परजीवी बगुले का भोजन बनता है। बगुले कीड़े को खाकर भैंस को कीड़ों और परजीवियों से बचाता है, जिससे भैंस को आराम मिलता है, बगुला को भोजन मिलता है और भैंस को कीड़ों से मुक्ति मिलती है। यानी इन दोनों के बीच में सहजीविता का संबंध है। यानी इससे क्या है, दोनों को फायदा है। यानी कीड़ा को खाकर के बगुला को पेट भरता है और भैंस को क्या, उस कीड़ों से सुरक्षा मिलती है, छुटकारा मिलती है। तो दोनों के बीच में क्या है, सहजीविता का संबंध है। दोनों का नुकसान नहीं है, दोनों का फायदा ही है इसमें, ठीक है। एक को कीड़ा खाकर पेट भरता है और दूसरे को कीड़ा से क्या है, छुटकारा मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच क्या है, सहजीविता का संबंध है। अब जानवरों की अनोखी इंद्रिया के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कान जो है, पक्षियों के कान पंखों से ढके होते हैं, ठीक है। पक्षियों के कान पंखों से ढके छोटे छेद जैसे है। छिपकली और मगरमच्छ के कान भी छोटे छेद जैसे होते हैं, जो आसानी से देख नहीं सकते हैं, ठीक है। नजर की बात किया जाए, देखने की बात किया जाए, तो चील, बाज और गिद्ध इंसानों से 4 गुना अधिक दूर तक देख सकता है। कौन कौन भाई, तो चील, बाज और गिद्ध इंसानों से 4 गुना अधिक दूर तक देख सकता है। यानी इंसान जो है किसी वस्तु को 2 मीटर से देख रहा है
तो उसी चीज को, उसी वस्तु को चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी जो है 8 मीटर दूर से उस चीज को स्पष्ट रूप से देख सकता है। यानी हमसे 4 गुना। यदि हम किसी चीज को 2 मीटर से देख रहे हैं तो चील, बाज और गिद्ध ये जो है इसी चीज को 8 मीटर दूर से ही स्पष्ट रूप से देख सकता है। यानी हमसे 4 गुना दूर तक के वस्तु को वह स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो इसकी जो नजर जो होती है हम इंसानों से 4 गुना अधिक तेज होती है देखने की क्षमता। किसकी? चील, बाज और गिद्ध की। अब देखिए जानवरों की जो खाल होती है उस पर जो पैटर्न यानी डिजाइन बनी होती है वो किस कारण से बनी होती है? तो देखिए जानवरों की जो खाल होती है, जैसे चित्र में देख सकते हैं, जैसे बाघ को देखते होंगे तो उस बाघ हो चाहे जेबरा हो तो उसके शरीर पर जो डिजाइन बना होता है वो किस कारण से बनी होती है? तो जानवरों की खाल, जानवरों के खाल यानी जानवरों के शरीर पर जो डिजाइन दिखते हैं उनके बालों के कारण होती है। ठीक है, जानवरों के शरीर पर जो डिजाइन दिखता है वे उनके बालों के कारण होती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। यानी उसके शरीर पर जो बाल होती है ना, उसी के वजह से उसके शरीर पर डिजाइन जो होता है ना, उसी वजह से बना होता है। ठीक है, तो बालों के कारण जो होती है उसके शरीर पर डिजाइन दिखता है। अब बात करते हैं हम मधुमक्खी पालन का। मधुमक्खी पालन यहाँ से क्वेश्चन न बने ऐसा हो ही नहीं सकता, हर साल पूछता है, पूछेगा भी, हर साल पूछा जाता है। देखिए बात करते हैं मधुमक्खी पालन की। किया जाए आपसे तो ऐसा कोई भी साल ना हो जो आपसे एग्जाम में यह न पूछा हो क्वेश्चंस। चलिए इसको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं, हर एक चीज को निचोड़ेंगे आपके सामने, हर एक चीज को रिपीट करेंगे, हर एक बात को 1 से 2 बार में बोलेंगे। जब एक बार में समझना है तो 2 बार भी समझाएंगे आपको, लेकिन हर एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। देखिए रानी मक्खी जो होती है, सबसे पहले जानते हैं कि जो मधुमक्खी पालन जो होती है ये सबसे ज्यादा कहां पर होती है? तो मधुमक्खी पालन की बात जब किया जाए तो बिहार का एक जिला है मुजफ्फरपुर, और उस जिला में एक गांव है बोचहा। ठीक है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में बोचहा नाम का एक गांव है, और उस इलाके में लीची के बहुत पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचहा नामक का एक गांव है, और उस गांव में लीची के बहुत पेड़ पाए जाते हैं। लीची के जो फूल होता है वह मधुमक्खियों को बहुत लुभाता है। लीची का जो फूल होता है वह मधुमक्खियों को बहुत आकर्षित करता है, बहुत लुभाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करता है। कौन सा क्षेत्र के लोग? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा नामक गांव के जो लोग होते हैं वहां पर जो है ना मधुमक्खी पाल करके क्या बनाता है? शहद बनाने का काम करता है। क्योंकि उस गांव में लीची का बहुत पेड़ पाए जाते हैं, और लीची का जो फूल होती है वह मधुमक्खियों को बहुत लुभाता है, बहुत आकर्षित करता है। तो वहां के जो लोग होते हैं वह मधुमक्खी पालन करके शहद बनाने का काम करता है। देखिए मधुमक्खी पालन करने का बात किया जाए तो मधुमक्खी पालन करने का सरकारी कोर्स भी होता है। आप उस कोर्स को करके सीख करके मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। किस तरह से किया जाता है उस कोर्स में आपको हर एक चीज को बारीकी से बताया जाता है। तो मधुमक्खी पालन करने का सरकारी भी कोर्स होता है। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है, इस बात को याद रखना है। अक्टूबर से दिसंबर यह जो समय होती है, यह समय रानी मक्खी जो होती है उसका अंडा देने का इस समय होती है। ठीक है, तो रानी मक्खी जो है वो अंडे देती है, और इसकी जो समय होती है अक्टूबर से दिसंबर, यानी अक्टूबर से दिसंबर जो है यह मधुमक्खी का अंडे देने का समय होती है। और मधुमक्खी पालन करने का भी उपयुक्त समय आपका यही माना गया है, अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि इसी समय अक्टूबर से दिसंबर समय में ही जो रानी मक्खी होती है वह अंडे देने का कार्य करती है। तो अक्टूबर से दिसंबर जो है मधुमक्खी पालन करने का जो है समय होती है। और मधुमक्खी पालन शुरू
ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर जो है ना, अक्टूबर से दिसंबर जो होता है आपका मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है, और मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी आपका यही उपयुक्त समय आपका माना जाता है। ठीक है, लीची की जो फूल होती है फरवरी में खिलता है। लीची का जो फूल होती है कब खिलता है? तो लीची का जो फूल होती है वह फरवरी में खिलता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। लीची का फूल कब खिलता है? तो फरवरी महीना में खिलता है। लीची का फूल कब खिलता है? फरवरी महीना में खिलता है। मधुमक्खी के एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी का एक बक्से से कितना किलोग्राम शहद प्राप्त होता है? तो 10 किलोग्राम जो है ना शहद प्राप्त होता है। इस बात को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन करने का उपयुक्त समय है, और इसी समय में रानी मक्खी अंडे देती है। ठीक है, अब तो हम आपको बता दिए मधुमक्खी पालन करने का समय, और मधुमक्खी पालन करने का समय कौन सा समय है? तो अक्टूबर से दिसंबर जो होता है मधुमक्खी पालन करने का समय होता है। और बिहार के बोचहार नामक गांव में लीची का बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, और लीची का जो फूल है वह फरवरी माह में खिलता है। और लीची के जो फूल होते हैं वह मधुमक्खियों को बहुत लुभाता है, आकर्षित करता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। जितना भी पॉइंट आपको मैं बताया सबको याद रखना है। लीची के फूल कब खिलता है? फरवरी में। ठीक है, मधुमक्खी का अंडे देने का समय कब है? तो अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, मधुमक्खी के एक बक्से से कितना किलोग्राम शहद प्राप्त होता है? तो 10 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। ठीक है, तो मधुमक्खी के बारे में सब कुछ बता दिए। अब मधुमक्खी के छत्ते के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मधुमक्खी के छत्ते के बारे में यदि पूछेगा आपसे कोई, या क्वेश्चन बनाएगा भी, तो आपको जवाब इस तरह से देना है। हर एक चीज को आपको मैं रिपीट करके बोल रहा हूं ताकि एक भी चीज आपसे छूटे नहीं। देखिए, मधुमक्खी का छत्ता की जब बात किया जाए तो हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। मधुमक्खी के छत्ते में हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, क्वीन वी। ठीक है, यही इसकी काम है अंडे देने की, और यही अंडे देती है। तो जो रानी मक्खी जो होती है वो अंडे देने का कार्य करती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम ही नहीं करता है। यानी मधुमक्खी के छत्ते में नर मक्खी भी होती है जो क्या करता है, एक काम को छोड़ करके वो कोई काम ही नहीं करता। ठीक है, कौन? नर मक्खी। यानी नर मक्खी जो होता है वो छत्ते के लिए कोई विशेष कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन आपको पूछ देता है कि मधुमक्खी के छत्ते में नर मक्खी छत्ते बनाने का काम करता है, तो नहीं, याद रखना है नर मक्खी जो होता है उसका छत्ते में कोई काम नहीं होता है, वह बेकारा आवारा होता है। ठीक है, वो कोई काम ही नहीं करता है। ठीक है, उसका काम है सिर्फ प्रजनन करना, बस वही काम है करता है। प्रजनन करने के बाद जो है वो मर जाता है। ठीक है, तो नर मक्खी का जो काम है प्रजनन करना छत्ता में। ठीक है, तो नर मक्खी जो होता है वह एक काम को छोड़कर कोई काम नहीं करता है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती है जो दिन भर काम करती है शहद के लिए। यानी छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती है, जिसको क्या कहते हैं? श्रमिक मधुमक्खियां कहते हैं, या मजदूर मधुमक्खियां भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियां होती है जिसको मजदूर मधुमक्खियां या श्रमिक मधुमक्खियां कहते हैं। फूलों का रस ढूंढना, शहद बनाना, बच्चों को पालना, ठीक है, ये सारी काम कौन करता है? तो यही आपका कौन? श्रमिक मधुमक्खियां करती है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। और जो नर मक्खियां होता है वह एक काम को छोड़कर कोई काम नहीं करता है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियां होती है, यह दिन भर काम करती है शहद के लिए, फूलों का रस भी ढूंढती रहती है। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक तरह का नाच करता है, यानी डांस करती है, जिससे दूसरे मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहां पर है। समझ रहे हैं बात को? यानी मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली श्रमिक मधुमक्खियां होती है जो दिन भर फूलों को रस को ढूंढती है। ठीक है, शहद के लिए दिन भर फूलों का जो है ना रस को ढूंढती है। और जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाती है तो वह एक तरह का नाच करती है, डांस करती है, ताकि दूसरे मधुमक्खी को पता चल जाता है कि रस कहां पर है। समझ रहे हैं? आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी मधुमक्खियां जो है ना एक झुंड में नाचते रहता है, वन बनाते रहता है ना, तो एक तरह का जो डांस कर रही है ना, तो उस डांस से दूसरे मधुमक्खी को पता चल जाता है कि भाई वहां पर
क्या है, जब मधुमक्खी मंडरा रही है वहां पर रस उपलब्ध है। ठीक है, तो एक तरह का जब मधुमक्खी को जब रस को पता चल जाता है तो एक तरह का क्या करती है, डांस करती है, नाच करती है, जिससे दूसरे मधुमक्खी को पता चल जाता है कि रस कहां पर है। ठीक है, इस बात को याद रखना है, भूलना नहीं है आपको। काम करने वाली मधुमक्खियां इसी रस से क्या बनाती है, शहद बनाती है। यानी श्रमिक मधुमक्खियां जो होती है, यानी काम करने वाली मधुमक्खियां जिसको श्रमिक मधुमक्खियां भी कहते हैं, मजदूर मधुमक्खियां भी कहते हैं, इसी रस से क्या करता है, शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। किसका, श्रमिक मधुमक्खियां का। ठीक है, श्रमिक मधुमक्खियां का काम है रस को ढूंढना, छत्ता बनाना, बच्चों को पालना। ये सारी काम जो है ना श्रमिक मधुमक्खियां करती है। नर मधुमक्खियां कोई काम ही नहीं करता, उसका काम है सिर्फ प्रजनन करना। ठीक है, जो श्रमिक मधुमक्खियां होती है वो उसका काम है छत्ता को बनाना, बच्चों को पालना, शहद के लिए रस को ढूंढना। ये सारी काम जो है कौन करती है, श्रमिक मधुमक्खियां करती है। देखिए, काम करने वाली मधुमक्खियां इसी रस से क्या बनाती है, शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं का होता है, इन्हीं बिचारी का होता है। ठीक है, किसकी, काम करने वाली मधुमक्खियां की। रानी मधु जो होती है, रानी मधुमक्खी जो होती है वह क्या है, केवल अंडे देने का काम करती है। केवल अंडे देने का काम करती कौन, रानी मक्खी। उसके बाद जो बचा काम है छत्ता बनाना, रस को ढूंढना, बच्चों को पालना, ये सारी काम है आपका श्रमिक मधुमक्खियां की। नर मक्खी कोई काम नहीं करता है। तो समझ गए मधुमक्खी पालन के बारे में, हर एक चीज को मैंने आपको बताया निचोड़ करके। चलिए एक बार फिर रिवीजन दे देता हूं मधुमक्खी के बारे में। देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक गांव है बोचहा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचहा नाम का एक गांव है। वहां उस गांव में लीची के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। वहां के लोग जो है मधुमक्खी को पालन करके शहद बनाने का काम करता है। मधुमक्खी पालन करने का सरकारी कोर्स भी होता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन की बात जब एक मधुमक्खी पालन करने का जो उपयुक्त समय है ये आपका अक्टूबर से दिसंबर है, क्योंकि इसी समय रानी मक्खी का अंडे देने का समय होती है। और लीची का जो फूल है वह फरवरी माह में खिलता है और लीची का फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाता है। ठीक है, इतना बात तो आपको मधुमक्खी के बारे में बता दिए। मधुमक्खी के छत्ता के बारे में बता रहे हैं। मधुमक्खी के छत्ता की बात जब किया जाए तो मधुमक्खी के छत्ते में जो रानी मक्खी होती है वो सिर्फ अंडा देती है। यानी मधुमक्खी के छत्ते में रानी मक्खी का काम है अंडा देना, नर मक्खी का काम कुछ नहीं है। जो श्रमिक मधुमक्खियां होती है उसका काम है छत्ता बनाना, रस को ढूंढना, बच्चों के लिए शहद बनाना। ये सारी काम जो है बच्चों के लिए भोजन तैयार करना, यानी रस को ढूंढ करके शहद बनाना, ये किसका काम है, ये सारी काम जो है आपका श्रमिक मधुमक्खियां की है। ठीक है, जब किसी मधुमक्खिया को रस का पता चल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, डांस करती है, जिससे दूसरे मधुमक्खिया को पता चल जाता है कि रस कहां पर है। इतना बात जो आपको मैं बताया फिर रिपीट करके याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए अगले टॉपिक क्या कहता है। अगला टॉपिक बड़ी ध्यान से हर एक चीज को मैं बता रहा हूं समझा कर, इसलिए हर एक चीज को याद करते चलिए। गाय, जानवर के बारे में, जानवर के रोचक तथ्य, जानवर के बारे में पढ़ते हैं। जानवर, जैसे गाय की बात किया जाए तो गाय के जो आगे की जो दांत होती है वो पत्ते को काटने के लिए होती है। गाय की आगे की जो दांत होती है वो पत्तों को काटने के लिए छोटा होता है। ठीक है, छोटे जो दांत होता है, गाय की जो आगे की जो दांत होती है छोटी होती है, और उस दांत की काम क्या है, तो पत्ते को काटना। तो गाय की आगे के दांत पत्ते को काटने के लिए छोटे होते हैं और चबाने के लिए पीछे के दांत चपटा और बड़ा होता है। समझ रहे हैं बात को। गाय के आगे की जो दांत होती है छोटी होती है, जो जिसका काम है पत्ते को काटना,
और गाय के पीछे की जो दांत होती है चपटा और बड़ा, उसका काम है क्या? चबाना, चबाना। ठीक है, तो घास को काटने के लिए आगे की दांत छोटी होती है और घास को चबाने के लिए पीछे की दांत जो है चपटा और बड़ा होता है। ये किसका? तो गाय की। तो गाय की जो दांत होती है, तो गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं, चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ठीक, समझ गए? अब बात किया जाए बिल्ली की। बिल्ली की जब बात किया जाए तो ये बिल्ली है, देख सकते हैं यहाँ पर। बिल्ली की जब बात किया जाए बिल्ली की, तो बिल्ली, इसके दांत बहुत नुकीले होते हैं। बिल्ली की जो दांत होती है वह बहुत ही नुकीले होते हैं और जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। किसके दांत? बिल्ली की दांत। ठीक है, बिल्ली की दांत की जब बात किया जाए तो इसकी जो दांत होती है, इसकी दांत बहुत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। अब बात किया जाए सांप की दांत के बारे में, तो सांप के जो दांत होते हैं, इसकी दांत भी नुकीले होते हैं। किसकी? सांप की दांत। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, लेकिन यह अपने शिकार को चबाता नहीं है, बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप जो है वो किसी जब शिकार करता है तो वो अपने शिकार को क्या करता है? चबाता नहीं है, बल्कि क्या करता है? पूरा निगल जाता है। और इसकी भी दांत कैसा होती है? नुकीले होती है। नुकीले होने के बावजूद भी यह किसी शिकार को क्या करता है? चबाता नहीं है। क्या करता है? वह पूरा निगल जाता है। ये तो था सांप के बारे में। अब बात करते हैं गिलहरी के बारे में, जो कि बहुत ही फुर्तीली यह जानवर है। गिलहरी की बात किया जाए तो गिलहरी की जो दांत होती है वो हमेशा बढ़ते रहता है। क्वेश्चन पूछा भी गया था आपके एग्जाम में, कौन ऐसा जानवर है जिसकी दांत जिंदगी भर बढ़ते ही रहता है? तो गिलहरी, इसकी जो दांत होती है ना, हमेशा बढ़ते रहता है। तो गिलहरी की दांत जो है हमेशा बढ़ते रहता है, क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहता है। ठीक है, यानी इसके दांत हमेशा बढ़ते रहता है। तो दांत को न बढ़ने देने के लिए गिलहरी जो है हमेशा किसी न किसी चीज को दांतों से क्या है? काटते कुतरते रहता है, जिसके वजह से उसकी दांत जो है ना घिसते रहता है। न यदि वह किसी चीज को काटते कुतरते न रहेगा तो क्या होगा? उसकी दांत जो है ना मुंहों से बाहर निकल के बड़ा सा दिखाई देगा। ठीक है, तो अपने दांत को न बढ़ने देने के लिए क्या करता है? वो हमेशा किसी चीज को, वस्तु को क्या है? काटते कुतरते रहता है, जिसके कारण उसकी दांत जो है ना घिसते रहता है। ठीक है, बात को समझ गए? तो गिलहरी की जो दांत है ना, यही एक ऐसा जानवर है जिसकी दांत हमेशा बढ़ते रहता है और अपने दांत को घिसते रहने के लिए क्या है? हमेशा किसी चीज को काटते और कुतरते रहता है, जिसके कारण क्या है? इसकी दांत हमेशा घिसते रहता है। यदि यह किसी चीज को काटता कुतरता नहीं तो इसका दांत जो है ना बहुत ही लंबा हो जाता है, यानी मुंह से बाहर निकल जाता है। तो इसके कारण क्या है? ये अपने प्रकृति में तालमेल बनाने के लिए क्या करता है? वो अपने दांत को उसकी दांत न बढ़े, इसके लिए क्या करता है? वह किसी चीज को हमेशा काटते और कुतरते रहता है। ठीक है, तो चीजों को काटने कुतरने की वजह से क्या है? उसकी दांत हमेशा घिसते रहता है। समझ गए? चलिए अगला टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक खिजड़ी का पेड़, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन पूछता है और यहां से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है। खिजड़ी के बारे में पढ़ते, बहुत ही इंपॉर्टेंट और हर साल पूछे जाने वाला यह टॉपिक, बहुत ही शानदार। चलिए खिजड़ी पेड़ के बारे में पढ़ते हैं। खिजड़ी का पेड़ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। खिजड़ी का पेड़ कहाँ पाया जाता है? आपका राजस्थान में पाया जाता है। इस बात को याद रखना है। खिजड़ी का पेड़ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। पेड़ की जो फलियां होती है सब्जी बनाने का काम आती है। पत्तियां वहां के रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। खिजड़ी का पेड़ राजस्थान में जोधपुर के खिजरेली गांव में मिलता है और खिजड़ी के पेड़ की फलियां को सब्जी बनाई जाती है। बात समझ गए? जितना मैं बात अभी बोला, खिजड़ी का पेड़ कहाँ मिलता है? तो खिजड़ी का पेड़ जो है आपका राजस्थान के जोधपुर जिला में खिजरेली नाम का एक गांव है,
और इस गांव में जो है ना खेजड़ी का पेड़ मिलता है, और खेजड़ी के पेड़ के कारण ही इस गांव का नाम क्या पड़ा, खेजरली पड़ा। ठीक है, उस गांव में खेजड़ी का बहुत सारा पेड़ था, इसलिए उस पेड़ के नाम पर उस गांव का नाम पड़ा खेजरली। ठीक है, खेजरली गांव, इस बात को याद रखना है। और खेजड़ी का जो पेड़ होता है, इस पेड़ को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, इसलिए यह पेड़ जो है आसानी से कहाँ उग जाता है, रेगिस्तान में। रेगिस्तान यानी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में यह पेड़ जो है ना आसानी से उग जाता है, क्योंकि इस पेड़ को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। और इसकी जो इस पेड़ की जो छाल होती है, इस पेड़ की जो छाल होती है, इसकी छाल से दवा बनाई जाती है, यानी दवा के काम आती है इस पेड़ की छाल। और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। और इस पेड़ की फलियां के जो है ना लोग सब्जी बनाकर खाता है। और पत्ती जो होता है, इस पेड़ का जो पत्तियां होती है, वहां के रहने वाला जानवर खाता है। और इस पेड़ की छाया में बच्चे क्या है, खेलते हैं। और खेजड़ी का पेड़ कहाँ पाया जाता, कहाँ मिलता है आपका, तो राजस्थान के जोधपुर के खेजरली गांव में, राजस्थान के जोधपुर के खेजरली गांव में खेजड़ी का पेड़ मिलता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है, जब भी पूछेगा बताना है। हर एक चीज को हम आपको तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक को पढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, बहुत ही शानदार अगला टॉपिक है आपका रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक के बारे में पढ़ते हैं, यह भी बहुत ही शानदार है। हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसलिए हर एक चीज को आपको जो है ना याद करते चलना है। बहुत ही शानदार आपकी क्लास आज चल रही है, तो हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से और एक एक चीज को हम एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं। चलिए रेगिस्तानी ओक के बारे में पढ़ते हैं। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ ये आपका ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी नामक ओक कहाँ पाया जाता है आपका, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती है। इस पेड़ की विशेषता जब आपसे पूछा जाएगा तो एक ही चीज याद रखिएगा कि इस पेड़ की ऊंचाई जो होती है 11 से 12 फुट होती है और इस पेड़ में पत्तियां बहुत ही कम होती है। ठीक है, इस पेड़ में पत्तियां बहुत ही कम होती है। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती है, जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाए। यानी देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से, यानी यह रेगिस्तानी ओक जो है ना, रेगिस्तानी ओक नामक यह पेड़ है, यह रेगिस्तानी ओक है। और इसकी जो जड़ है, इस पेड़ की जो ऊंचाई है, ऊंचाई की बात किया जाए तो 11 से 12 फुट है। और इसकी जो जड़ होती है 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती है, जब तक कि वह पानी तक न पहुंच जाए तब तक इसकी जड़ जो है ना नीचे जाती ही रहती है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। यानी 10 से 12 फीट इस पेड़ की ऊंचाई है, तो 200 से 300 फीट जो है ना इसकी जड़ जमीन के अंदर तक जाती रहती है, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इसका कहने का मतलब है कि 10 से कितना, 10 से 11 फीट, 11 से 12 फीट, 11 से 12 फीट जो है इस पेड़ की ऊंचाई है। और 11 से 12 फीट करने का मतलब है कि इस पेड़ की तरह हम जब 20 पेड़ को जोड़ेंगे एक दूसरे को सटा करके, तो जो लंबाई बनेगी उस पेड़ की उतना गहराई तक इसकी जड़ जाती है। हम जो कह रहे हैं गौर से समझिएगा, इस पेड़ की ऊंचाई जो होती है 11 से 12 फीट होती है। तो 11 से 12 फीट कहने का मतलब है कि जब 20 पेड़ को जमीन पर नीचे सुता करके, लेटा करके जब एक पेड़ को दूसरे पेड़ से जोड़ेंगे और उसकी जो लंबाई बनेगा जोड़ने के बाद, उतना लंबाई के बराबर इसकी जो जड़ होती है जमीन के नीचे गहराई तक जाती रहती है, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। ठीक है,
इस बात को याद रखना है। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। जब इसकी जड़ पानी तक पहुंच जाता है तो इसकी जड़ क्या करता है, वहां से पानी को लेता है, ठीक है। पानी को लेकर के क्या करता है, वो तना में जमा करता है। क्या करता है, तना में जमा करता है। और जब उस इलाके में रहने वाले लोगों को जब पानी की जरूरत होती है तो इसके तना में पतला पाइप को डाल करके पानी को पीता है, ठीक है। तो बताइए, एक तरह से यह जो पेड़ है रेगिस्तानी नामक ओक पेड़, यह ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए क्या है, वरदान है, हाँ? यानी इस पेड़ की जब विशेषता आपसे पूछेगा तो इस पेड़ की जो ऊंचाई होती है 11 से 12 फीट होती है। और इस पेड़ में पत्तियां बहुत ही कम होती है, उसकी जगह पर क्या होती है, कांटा होती है। पत्तियां बहुत ही कम होती है और इसकी जो जड़ होती है 200 से 300 फीट जमीन के नीचे, 200 से 300 फीट गहरी जाती है जमीन के नीचे, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, ठीक है। और इसकी जड़ जब पानी तक पहुंच जाती है तो इसकी जड़ क्या करती है, जमीन से पानी लेकर के तना में सिंचित करता है, तना में लेता है, तना में क्या करता है, जमा करता है। और जमा पानी हुई, जो तना में जो पानी जमा हुआ रहता है, जब उस इलाके में पानी की जरूरत होती है तो वहां के जो लोग हैं उसकी तना में पतले पाइप को डाल करके और पानी को निकालता है और पीता है। समझ गए, क्लियर, कोई डाउट? चलिए अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक बहुत ही शानदार, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद करना है। देखिए, कर्नाटक में हल को क्या कहते हैं, तो कर्नाटक में हल को कूड़ेगे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कूड़ेगे कहा जाता है, ठीक है। और हसिया को इलेगे कहा जाता है। कर्नाटक में हल को क्या कहते हैं, कूड़गे कहते हैं और हसिया को इलेगे कहते हैं। कहां पर, कर्नाटक में। अब फार्मिंग की बात किया जाए, यानी प्याज की खेती की बात किया जाए तो जुलाई में उगने का समय होता है। प्याज का जो खेती है, प्याज की खेती जुलाई में उगाने का काम होती है। समय पर न खोदने पर यह जमीन के अंदर ही सड़ जाती है। क्या, प्याज, यानी प्याज हो गया, समय पर यदि उसको नहीं खोदते हैं तो यह क्या है, जमीन के अंदर ही सड़ जाती है। खरपतवार बिना बोए उगते हैं और सारा खाद पानी को ले लेते हैं, इन्हें निकालना बहुत जरूरी है। यानी प्याज की खेती जब करते हैं तो प्याज को बीच जो पौधे होते हैं उसके बीच बीच में क्या उग जाता है, क्या है, अवांछित खरपतवार क्या है, उग जाता है। और यदि उस खरपतवार को हम नहीं हटाते हैं, नहीं निराई करते हैं तो क्या है, प्याज की फसल को क्या करता है, वह बर्बाद कर देता है। और उसमें जितना भी खाद पानी दिया हुआ है वो सबको क्या कर लेता है, वह नष्ट कर देता है, ठीक है। तो बिना बोए उगे हुए जो सारा जो आपका जो क्या होता है, आपका जंगल होता है, खरपतवार होता है, उसको हम नहीं उखाड़ेंगे तो क्या करेगा, उसको नहीं निकालेंगे तो क्या करेगा, सारा खाद पानी को वह ले लेगा, जिससे क्या है, प्याज की जो पौधा है उसको, फसल को क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। कीटनाशक यानी मिट्टी में गोबर मिलाने से क्या होता है, आपका कीड़ा नहीं लगता है, ठीक है। और नीम और कीकर की लकड़ी में दीमक कभी नहीं लगता है। नीम और कीकर की जो लकड़ी होता है वह, उसमें कभी क्या ना लगता है, दीमक नहीं लगता है। और मिट्टी में गोबर मिलाने से आपका मिट्टी में गोबर मिलाकर के लिपाई करने से क्या है, कीड़ा नहीं लगता है, यानी उससे कीड़ा क्या है, दूर रहता है, ठीक है। इस बात को याद रखना है आपको। अगला घास की बात किया जाए तो घास की जो जड़ होती है, जड़ जो होता है जमीन के अंदर बहुत दूर तक फैली होती है, खुरपी से खोदना पड़ता है। यानी घास की जो तना है जितना ऊपर होता है उतना ही उसका जड़ नीचे तक होता है, समझ रहे हैं। यानी घास के पौधे की जितना लंबाई होती है उतना ही लंबाई उसका पीछे नीचे जड़ भी होती है, ठीक है। इतना इसका जड़ मजबूत होती है घास की। तो जड़ जमीन के अंदर बहुत दूर तक फैली होती है, जिसे क्या है, खुरपी से खोद कर क्या है, निकालना पड़ता है। बरगद की बात किया जाए तो बरगद की जो लटकन होती है असल में जड़ है जो टहनियों से निकलकर जमीन के अंदर तक जाती है। यानी बरगद का पेड़ देखे होंगे आप लोग, तो बरगद के पेड़ जो है इसमें जो साइड से जो जड़ की जो इसका जो लटका हुआ है, जैसे हम लोग बचपन में क्या है कि
बरगद के पेड़ के पास जाते थे और जो जटा टाइप का जो निकला हुआ रहा है जड़, उसको क्या है हाथों से पकड़ करके क्या है हिलते थे, झूला 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 झूलते थे, है ना। तो इसकी जो वास्तविकता में जो लटकन हुआ, जो लटका हुआ इसकी जो लटकन है ये वास्तविकता में क्या है, इसकी जड़ होती है। क्या होती है? जड़ होती है। यह बढ़ते बढ़ते क्या है जमीन में, क्या है जमीन के अंदर चली जाती है और यह जड़ जो है ना पेड़ को यानी बरगद के पेड़ को चारों तरफ से क्या करती है, एक तरह से सहायता यानी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसका जो लटकन है यह वास्तविकता में क्या है, इसका जड़ होती है। क्या होती है? जड़ होती है, जो पौधों के क्या है एक तरह से सहारा देने का काम करता है। यानी धीरे धीरे इसकी जड़ बढ़ते बढ़ते क्या है जमीन के अंदर क्या है चली जाती है और इस पौधों को क्या है एक तरह से यह क्या है सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो इसकी जो लटकन होती है वास्तविकता में क्या होती है, जड़ होती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखा गया था आपका कि जो बरगद का जो लटकन है असल में जड़ होती है, जो टहनियों से निकलकर जमीन के अंदर जाती रहती है। ठीक है, समझ गए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इसमें जो टॉपिक छूट गया है फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।